हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू जीसी 3.0। मेरे सारे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे बकुड़ो, मेरे बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? सब बढ़िया, चकाचक चलिए, ग्रेट। सो पिछले लेक्चर में मैंने मेरे सारे प्यारे 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 बच्चों के साथ क्या डिस्कस कर लिया था? मोलैरिटी यस, मोलैलिटी यस एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आपको आज के लेक्चर में एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाने वाला हूँ जो अगर आप क्लास 12th की बुक उठाओगे ना तो उसके अंदर नहीं दिखेगा, उसके अंदर नहीं दिखेगा वो। बट अगर आप जेई और नीट टारगेट कर रहे हो, अगर आप क्लास 12th भी टारगेट कर रहे हो, तो भाई साहब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो मतलब आप लोग ये समझ के कन्नी मत काट लेना कि सर चलो ये तो आपने बोल दिया कि एनसीईआरटी में नहीं है तो हमारे काम की नहीं है। जी नहीं, ये काम की है और ये बहुत ज़्यादा काम की है। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम का है। तो चलो हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ना शुरू करते हैं। गाइज एज यू ऑल नो, जैसे अभी मैंने अनअकैडमी पे ज्वाइन किया है एंड अनअकैडमी पर अभी मेरे 2 नए और बड़े इंपॉर्टेंट बैचेस आ रहे हैं। खैर वो बैचेस वैसे तो एनटीएससी ओलंपियाड फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी जो बच्चा 8, 9 और 10th में है उसके लिए है। लेकिन वो जो बैच है जिसमें एक बैच का नाम है निर्माण, उस बैच का नाम है निर्माण। उस बैच के अंदर मैं एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एट अ वेरी हाई लेवल, यानी जेई और नीट लेवल। सो इन केस इफ़ यू वांट टू एनरोल, आप एनरोल कर सकते हो। दोनों बैचेस की कंप्लीट डिटेल, दोनों बैचेस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मैंने मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई 8, 9, 10th का कोई बच्चा है और वो डिज़र्व करता है और उन्हें मैं क्योंकि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप उनको अनअकैडमी का बोल सकते हो, अदरवाइज हम तो यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। अब नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की बड़ी बहन है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की बड़ी बहन है और बिल्कुल मोलैरिटी की तरह ही काम करती है। नॉर्मेलिटी का अगर मैं आप लोगों को फॉर्मूला सिखाऊं तो इट इज द इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज द इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी यहां पर आप लोगों का फॉर्मूला क्या बना नॉर्मेलिटी का? इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जरा एक बार अपने माइंड में रिकॉल करो, मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या सिखाया था? मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला सिखाया था मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी में एक ही नया वर्ड आ गया, इक्विवेलेंट मोल्स। एक नया वर्ड निकल के आ गया आपके सामने, इक्विवेलेंट मोल्स। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को करवा देता हूं। क्योंकि क्या होता है, आपको सवाल में कभी भी इक्विवेलेंट मोल्स नहीं दिए हुए होंगे, आपको सवाल में वापस से गिवन मास ही दिया हुआ होगा। तो इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। समझ गए? मतलब जो आप नॉर्मल मोल्स का फॉर्मूला यूज करते हो ना, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला भी वैसा ही रहता है, गिवन मास, लेकिन यहाँ पर मोलर मास की जगह आ जाता है इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास, एक और नई टर्म आपके सामने निकल के आई कि सर इक्विवेलेंट मोल्स तो चलो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमको इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये तो बताओ। गिवन मास तो हमको सवाल में मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है ये समझा दो। अगर ये समझा दिया तो हम ये फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट मोल्स निकाल लेंगे, उससे हमको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। चलो उसकी तरफ चलेंगे, बट ज़रा वापस से नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इक्विवेलेंट मोल्स, इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन। आप लोग सब जानते हो, अगर आपको ml में वैल्यू दे रखी हो, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको ml में दे रखा हो, तो बस आपको उसको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है, तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो 1 लीटर सॉल्यूशन है, लीटर सॉल्यूशन, ये इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ये तो आपको सिखा ही चुका हूं मैं, मोलैरिटी मोलैलिटी सब में आप जानते हो। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्यों, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्यों, तो मास क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय 1000 ऊपर चला जाएगा और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब आपको मैंने कहा था कि ये आपके मोलैरिटी की बड़ी बहन है, सब कुछ सेम है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 सब सेम है, बस इक्विवेलेंट मास का फर्क आ गया।
अब ये इक्विवेलेंट मोल्स गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास से निकल जाता है, लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या होता है हम ये समझते हैं। देखो बच्चा लोग, इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर, डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। अच्छा, तो सर इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को अगर मैं एन फैक्टर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं एन फैक्टर से डिवाइड कर दूं, तो वो मुझे इक्विवेलेंट मास निकाल के दे देगा। सर हाँ, एन फैक्टर क्या होता है? सर एन फैक्टर क्या होता है? ओ माय गॉड बउआ, एन फैक्टर क्या होता है ये बताओ। अब एन फैक्टर निकालना ही मैंने आपसे कहा था कि पूरी केमिस्ट्री में ज़रूरी होता है, पूरी केमिस्ट्री में इसकी हाईली इम्पॉर्टेंस होती है। अगर आप जेई के 2005 का एक पेपर देखोगे ना, तब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में जो IIT है उसके लिए एक अलग से पेपर होता था और उसके अंदर इस पर बहुत सवाल आते थे। अभी भी जेई में इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, लेकिन डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, तो मैं करवा के बताऊंगा आपको कि सवाल कैसा आएगा। लेकिन पहले आप ज़रा ये समझ लो, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? नॉर्मेलिटी क्लियर हो गया? नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको सिखा दिया है। इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास को अगर आप एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। अब आपको बस समझना है कि एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर समझाने के लिए मुझे बोर्ड पर ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत लगेगी, तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ो, इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे नन्हे मुन्नो, ले लिया आपने इसका पूरे का स्क्रीनशॉट? मैं बाद में एक बार वापस से सब कुछ लिख दूंगा, लेकिन आपने क्या पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो ग्रेट। अब हम लोग चलते हैं एन फैक्टर की तरफ। ध्यान रखना, जो मैं एन फैक्टर बता रहा हूं उस एन फैक्टर को ही आपको पढ़ के रखना है। खैर, थोड़ा सा एन फैक्टर आपने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में भी सीखा होगा, लेकिन वहां पे आपने उसको उस नज़र से नहीं देखा होगा जिस नज़र से आपको उसको देखना था। चलो, तो मैं आपको सब सिखाऊंगा। चलते हैं एन फैक्टर समझने की तरफ। एन फैक्टर, देखो बेटा, एन फैक्टर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। सबसे पहले हम लोग बात करें एसिड्स के लिए। अगर हम लोग बात करें एसिड्स के लिए, एंड एसिड का एक छोटा भाई होता है ऑक्सो एसिड्स। खैर, आपके लिए हो सकता है ये वर्ड अभी नया हो, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका ये दोस्त बनने वाला है। वैसे आप लोगों ने क्लास 11th में एस ब्लॉक एलिमेंट में ऑक्सो एसिड पढ़ा होगा, तो चलो दोनों में आपको सिखाता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, एसिड्स के अंदर एन फैक्टर क्या होता है? व्हेन द नंबर ऑफ H plus ion released is called as n factor of acid, is called as n factor of acids। ये आपके एसिड्स का n फैक्टर बन जाएगा। क्या बोला मैंने? एसिड हो या ऑक्सो एसिड हो, आपको ये पता लगाना है कि उसमें से कितने H प्लस आयन्स निकल रहे हैं। अब लेकिन n फैक्टर ऑब्टेन करना नॉर्मल एसिड के लिए तो बहुत आसान है। जैसे मान लो आपके पास में एक नॉर्मल एसिड है HCl। आप लोग सब जानते हो HCl में से एक H प्लस निकलता है। कितना H प्लस निकला? एक। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया? इसका एन फैक्टर हो गया 1। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेकिन HCl के अलावा मेरे पास में बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको मैं ऑक्सो एसिड्स बोलता हूँ। तो बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऑक्सो एसिड्स के लिए आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते आना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ द फॉर्मूला इज फॉर्म्ड। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। सर ये तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक वाली बात हो गई, ऐसे कैसे? उसका रीज़न समझाता हूँ। अगर मान लो आपके पास में एक एसिड है H2CO3, एक एसिड है H2SO4, एक एसिड है H3PO3 या PO4, एक एसिड है H3PO3, एक एसिड है H3PO2। मान लो आपके पास में इतने सारे एसिड्स हैं,
है ना। अब आपसे कोई पूछता है कि इन एसिड्स के अंदर मुझे एन फैक्टर बताओ। तो अगर आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो आप पता ये डेफिनेशन पढ़ोगे और तुरंत आप बोलोगे कि अच्छा नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड। HCl में क्योंकि एक H दिख रहा था तो इसका एन फैक्टर 1 हुआ। ठीक उसी प्रकार इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, इसका एन फैक्टर भी हो जाएगा 2, इसका एन फैक्टर 3, इसका एन फैक्टर 3 और इसका एन फैक्टर 3। यही बोला मैंने, करेक्ट, यही बोला मैंने। लेकिन क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि जो मैंने वैल्यूज लिखी वो सही है? नहीं, मैं इन ऑक्सो एसिड्स के केसेस में श्योर नहीं हूँगा। तो सबसे पहले एक बात समझना, व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स? एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो इनका ऑक्सो एसिड का एन फैक्टर निकालने का फंडा इतना आसान नहीं होता। आपको इनका सबका स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। अब सर हम क्या ऐसे कैसे स्ट्रक्चर बना ले, हमको क्या है सबके स्ट्रक्चर रटने पड़ेंगे? नहीं, रटना नहीं है। मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं? मैं तुमको टेक्निक सिखा रहा हूं। मान लो आपको एक एन फैक्टर निकालना है इस एसिड का H2CO3 का। तो मैंने बोला कि सबसे पहले आप क्या करना, जब भी आपकी जो जेई नीट या बोर्ड्स दो, पीछे रफ पेज पर इसका स्ट्रक्चर बना लेना। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, हमेशा ध्यान रखना वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो वो ऑक्सो एसिड कहलाएगा। ऑक्सो एसिड का रूल नंबर 1, ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाने का रूल नंबर 1, कनेक्ट वन ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड टू द सेंट्रल एटम। पहला रूल लिख लो, जो आपका सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम से आपके एटलीस्ट एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। सेंट्रल एटम कार्बन होगा, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो एसिड के अंदर काम कर रहे हैं। तो सेंट्रल एटम मेरा कार्बन हो गया, मैंने डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिया। सेकेंड, नाउ कनेक्ट रिमेनिंग ऑक्सीजन टू सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन। मतलब अब क्या करना है, एक कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ गया डबल बॉन्ड से। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन मैंने सेंट्रल एटम से कनेक्ट कर दिए और इन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिए। बस ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? और अपन प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैं आपको और प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन क्या पहले आपको ये बनाते आ गया? ग्रेट। नाउ हाउ विल यू डिटरमाइन एन फैक्टर इन सच ऑक्सो एसिड्स? तो स्टार बनाकर एक पॉइंट नोट करना, इन ऑक्सो एसिड्स ओनली those H plus ions will be released that are attached with OH। यानी कि इन ऑक्सो एसिड्स में से हाइड्रोजन सिर्फ वहीं से निकलेगा जो हाइड्रोजन OH में मौजूद है। मतलब आप यहां पर देखो, यहां पर आपका हाइड्रोजन OH के साथ है, मतलब OH में है, और एक ये हाइड्रोजन OH वाला, ये एक H प्लस आयन रिलीज करेगा और ये एक H प्लस आयन रिलीज करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सो देयरफॉर यहां पर क्योंकि 2 OH है तो एन फैक्टर विल बी इक्वल टू, सीधे सा हिसाब लिखेंगे, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ OH प्रेजेंट। सीधा सा हिसाब है, काय में? ऑक्सो एसिड्स में। लेकिन नॉर्मल एसिड में ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल एसिड में जितने हाइड्रोजन उतना एन फैक्टर, लेकिन यहां पर जितने OH उतना एन फैक्टर। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखो। मुझे फॉर्मूला नहीं लिखते हुए मुझे यहां पर इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहिए। यू शुड नो हाउ द स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तो अब आप मुझे बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? सो देयरफॉर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका एन फैक्टर विल बिकम इक्वल टू 2। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। 2 क्यों हो जाएगा 2? 2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 2 OH है। चलो फटाफट नोट करो, फिर अपन कुछ और प्रैक्टिस लगा लेते हैं। फटाफट से फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। चलो ग्रेट, लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं।
अब मैं आपको वो वाला केस करवा देता हूँ जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है। एक उसका कंफ्यूजन होता है H3PO4 के अंदर, एक उसका कंफ्यूजन होता है H3PO3 के अंदर, और एक उसका कंफ्यूजन होता है H3PO2 के अंदर। यूजुअली आपको इन तीनों में तीन तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो तीनों के सेंट्रल एटम लिख लो। तीनों के सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। ऑक्सो एसिड का रूल नंबर 1 कहता है कि एटलीस्ट एक ऑक्सीजन को आपको पहले डबल बॉन्ड O से कनेक्ट करना है। मैंने कर दिया। अब इसके पास कितने ऑक्सीजन बचे? 3, तो मैंने 3 ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिए। इसके पास एक ऑक्सीजन चला गया, अब कितने ऑक्सीजन बचे? 2। भाई 3 में से एक यहाँ लग गया, अब बचे 2, तो मैंने 2 यहाँ कनेक्ट कर दिए। 2 में से एक यहाँ लग गया, अब बचा 1, तो मैंने 1 यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है? अब हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है। 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन्स को मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, पर इसके साथ ऑक्सीजन 2 ही है, तो 2 ऑक्सीजन के साथ तो 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे। अब तीसरे हाइड्रोजन का क्या होगा? आपके पास में और कोई चारा नहीं है उसको आपके एटम से कनेक्ट करने के अलावा, सेंट्रल एटम से। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बचे हुए 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ बैलेंस करने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? और एन फैक्टर का रूल क्या है? जितने OH उतना एन फैक्टर, जितने OH उतना एन फैक्टर। तो अब बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। इसका एन फैक्टर कितना होगा? यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से OH में से H निकलेगा, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। सॉरी, एक H यहाँ से निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये H नहीं निकलता क्योंकि ये सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ये H+ के फॉर्म में निकलेगा। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये नॉर्मल हाइड्रोजन के एटम के फॉर्म में निकलेगा। और हमेशा एसिडिटी को H+ आयन से डिनोट किया जाता है। अगर आपका सब्सटेंस एसिड छोड़ रहा है या वो एसिडिक नेचर का है, मतलब वो H+ आयन छोड़ रहा है, हाइड्रोजन नहीं छोड़ रहा है, H+ छोड़ रहा है। और H+ सिर्फ OH में से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि फॉस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एन फैक्टर कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि इसके पास में 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से कनेक्टेड है। दिस इज योर ऑक्सो एसिड की टेक्निक। तो इस प्रकार आप एसिड का एन फैक्टर निकाल सकते हो। तो एसिड का एन फैक्टर निकालने के 2 तरीके। अगर आपके पास में नॉर्मल एसिड है, तो नॉर्मल एसिड का एन फैक्टर सिर्फ इससे पता चल जाएगा कि उसके पास में कितने H+ आयन्स हैं या कितने हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स छोड़ रहा है। और ऑक्सो एसिड में आपको ये देखना है स्ट्रक्चर बना के कि उसके पास में कितने OH है, जितने OH उतना उसका एन फैक्टर। ठीक है, तो आपको एसिड का एन फैक्टर निकालते आ गया, पक्की बात, श्योर शॉट। चलिए सेकेंड हम लोग चलते हैं बेसिस की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट बेसिस। बेसिस का मामला बहुत इजी होता है। बेसिस के अंदर बस आपको याद रखना है दैट नंबर ऑफ H+ आयन एक्सेप्टेड इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज OH नेगेटिव आयन्स। क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि आपके बेसिस के अंदर OH होता है। जैसे मान लो आपका NaOH है। अब मुझे एक बात बताओ, आपका NaOH कितने H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा? 1, क्योंकि एक OH है, एक OH एक H+ को एक्सेप्ट करेगा ताकि H2O बन जाए। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 1। KOH सेम, KOH भी क्या करेगा? एक H+ एक्सेप्ट करेगा ताकि वो वाटर बन जाए। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये 2 H+ एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसके पास में 2 OH है, तो ये 2 OH नेगेटिव क्या करेंगे? 2 H+ को एक्सेप्ट करेंगे ताकि न्यूट्रलाइज होकर ये 2 मोल पानी बना ले। तो यहाँ पर आपके एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी? 2। अच्छा, जैसे मान लो तुम्हारे पास में AlOH3 है, तो अब ये कितना H+ आयन एक्सेप्ट करेगा? 3, क्योंकि इसके पास में 3 OH है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा?
3। तो बेटा बेसिस का मामला बहुत इजी है, बेस का मामला बहुत इजी होता है, कोई भी परेशानी वाली बात इसके अंदर नहीं आती। ठीक है, नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े। ग्रेट। बेसिस के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं कि एन फैक्टर अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर निकालना है, जैसे कि कोई एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है या किसी भी प्रकार की रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो। जैसे मान लो आपके पास में केमिकल रिएक्शन हो रही है, H3PO3 इसके अंदर है और आपने इसका ट्रीटमेंट करा NaOH के साथ, तो यहां पर प्रोडक्ट बना H2O और Na H2 NaPO2, ये आपका प्रोडक्ट बना H2 NaPO2, ये आपका प्रोडक्ट बना। अब मान लो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये हाइपोथेटिकल भी हो सकती है, अब मान लो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपसे पूछा जाए कि आपके H3PO3 का इक्विवेलेंट मास कितना है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3। तो अब आप लोग सब जानते हो, ये वैसे BHU 2005 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, IIT BHU 2005 के अंदर, मतलब ये जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि आपको एक रिएक्शन दे दी और बोल देगा फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3। अब बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले वो बोलेगा कि हाइड्रोजन का मास 3, फॉस्फोरस का मास 31 और ऑक्सीजन का मास 64। भाई एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32 और 3 का 48। अच्छा, H3PO4 होगा वो, इट इज H3PO4, तो NaH3 हाँ PO3, ये आपका प्रोडक्ट बना। तो 16 4 दा 64, तो जब आप इसका टोटल निकालोगे तो कितना आएगा, 3 और 1 4 8 और 9 98। इसका मास कितना है 98, दिस इज द मोलर मास। अब आपसे सवाल पूछा इक्विवेलेंट मास। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अरे सर आपने सिखाया ना अभी कि फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, फिर 3 ऑक्सीजन लगा दिए और 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो क्या करना है, आपने अभी अभी बताया कि इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास कितना है 98, एन फैक्टर कितना है 3, तो लगभग 33, लगभग 33 आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं से कहीं तक 33 था ही नहीं। अब बच्चों का दिमाग खराब हुआ, क्या यार बेवकूफ़ बन गए, ये तो गलत तरीका है, बेवकूफ़ बन गए, चिल्लाने लगे बच्चे कि सर क्वेश्चन गलत है। लेकिन एक्चुअली जब मैंने गौर से इस सवाल को देखा तो मैंने देखा कि सवाल में सिर्फ एक NaOH है, मतलब NaOH में से सिर्फ एक OH नेगेटिव निकल रहा है। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास, माना मैंने H3PO4 नाम का एसिड है, मैंने माना कि आपके पास में H3PO4 नाम का एसिड है, लेकिन जब इसके पास में न्यूट्रलाइज होने के लिए एक OH नेगेटिव आएगा तो आपके एसिड को कितने H+ छोड़ने पड़ेंगे, एक। तो यहाँ से लेट्स इमेजिन कि इसने यहाँ से एक H छोड़ दिया और इसको वाटर बना के सेटिस्फाई कर दिया, जो कि रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ भी है। तो मुझे एक बात बताओ, देयर इज ओनली 1 OH नेगेटिव एंड आपके एसिड में से सिर्फ एक H+ आयन, आपके एसिड में से सिर्फ एक H+ आयन रिलीज हो रहा है, तो इस एसिड का भी एन फैक्टर कितना होगा, 1 ही तो होगा। इस एसिड का भी एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पर जब आप H3PO4 का मास निकाला आपने 98, तो जब आपने इसका इक्विवेलेंट मास निकाला तो इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास इज 98, एन फैक्टर इज 1, तो करेक्ट आंसर इज 98, जो कि ऑप्शन में था। समझ गए बात को। तो ये बात ध्यान रखना कि मैंने ये बता दिया कि भैया H3PO4 का एन फैक्टर 3 है, इट डजंट मीन कि वो दुनिया में हर जगह एप्लीकेबल होगा। आपको रिएक्शन देखकर भी समझना होगा कि भाई साहब एन फैक्टर कैसे काम कर रहा है। अगर यहाँ पर 3 NaOH होते तो एन फैक्टर 3 होता, 2 होते तो 2 होता, 1 है तो 1 है, डिपेंड कर रहा है उस चीज़ पर। ठीक है,
ग्रेट। तो आपको ये वाला सवाल BHU का सवाल अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप लोग इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन के अंदर कभी परेशान नहीं होंगे। आप लोग इस प्रकार की रिएक्शन के अंदर कभी परेशान नहीं होंगे। चलिए फोर्थ सीखते हैं इन रेडॉक्स रिएक्शंस। अगर आप लोगों के पास में कोई रेडॉक्स रिएक्शन दिखाई दे रही है तो रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालोगे। वैसे ये सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, दैट इज योर एन फैक्टर उस पूरी रिएक्शन का। जैसे मान लो आपके पास में एक रिएक्शन हो रही है Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव फॉर्म्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu। तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और वहीं पर कॉपर ने जिंक के द्वारा छोड़े गए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। करेक्ट, यही बोलेंगे भाई, यही बोलेंगे ना, इसके अलावा और क्या बोलेंगे। बिल्कुल यही बोलेंगे। तो इस पूरी केमिकल रिएक्शन के अंदर इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और इसके छोड़े हुए वही 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने एक्सेप्ट करे। इसने छोड़े और इसने एक्सेप्ट करे तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे, 2। मैंने 2 छोड़े, उसने 2 ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। क्या बात समझ में आ गई, पक्की बात। तो जब कभी भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन आती है तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। खैर सॉल्यूशन चैप्टर में इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, बट ठीक है मैंने आपको समझा दिया। 5वां इज योर आयंस एंड एटम्स। दिस इज द लास्ट थिंग विच वी हैव टू स्टडी। फिर आप लोग एंड फैक्टर वैसे आप तो समझ ही गए हो, यूजुअली एसिड बेस ही सॉल्यूशन में आता है, बट आयंस का एंड फैक्टर इज नथिंग बट द चार्ज ऑन इट। चार्ज ऑन इट इज इट्स एन फैक्टर। और एटम्स में जो इनकी वैलेंसी होती है, इनकी वैलेंसी ही इसका एन फैक्टर है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में Al3 पॉजिटिव है तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 3। अगर मेरे पास में कॉपर डाई पॉजिटिव है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। अगर मेरे पास में K पॉजिटिव है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। ये आयंस की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं एटम्स की तो इमेजिन करो कि मेरे पास में एक एटम है सोडियम। तो मुझे बताओ सोडियम ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है। आप सब एस ब्लॉक में पढ़ के आओ कि सोडियम पूरी फैमिली की वैलेंसी +1 होती है। सो दैट इज इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। एन फैक्टर पे कभी चार्ज मत लगाना, ठीक है ना। मैग्नीशियम हम लोग सब जानते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। अच्छा फ्लोरीन हम लोग सब जानते हैं फ्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसका एन फैक्टर हो गया 3। लाइकवाइज आपको डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि किस प्रकार आपको एन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये आगे कुछ एन फैक्टर की टेक्निक्स हो गई, लेकिन आप लोगों को बस एक बात ध्यान रखना है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस मारना है। और किस चीज़ पर फोकस मारना है, एसिड और बेस पर। बस आपको सिर्फ एसिड और बेस पर ध्यान रखना है। मैंने ये जो आपको एन फैक्टर निकालने के तरीके बताए ना, ये मैंने पूरी केमिस्ट्री के बता दिए। अब आप कोई भी स्टोइशियोमेट्री का भी सवाल करोगे, रेडॉक्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो आपको ये काम में आ जाएगा। चलो अब नॉर्मेलिटी का एक बार वापस से फॉर्मूला लिख लेते हैं। दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया। क्या फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। चलो अब एक सवाल लगाओगे, वेरी गुड। चलो एक सवाल लगाकर देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ अ solution formed by of an 250 ml solution, 250 ml solution formed by using 9.8 gram H2SO4।
और सॉल्यूशन भी कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी वाला सॉल्यूशन है। कैसे करोगे इसको सॉल्व, देखो कैसे सॉल्व करोगे, क्या करेंगे, H2SO4 है, तो सबसे पहले क्योंकि नॉर्मेलिटी निकालना है तो सबसे पहले मैं H2SO4 का एन फैक्टर निकालूंगा। अब आप लोग सब लोग जानते हो H2SO4 का एन फैक्टर आएगा 2। कैसे आएगा, सल्फर, एक ऑक्सीजन डायरेक्टली ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दिया, अब बचे हुए 3 ऑक्सीजन मैंने कनेक्ट कर दिए, हाइड्रोजन 2 ही है, एक इससे जोड़ दिया, एक इससे जोड़ दिया। अब इस ऑक्सीजन का क्या करें, ये तो अनसेटिस्फाइड है, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड नहीं बना था, तो इसके भी डबल बॉन्ड बना दो। मतलब रहना आपको यही है, आपको और कुछ बाहर से तो मिल नहीं रहा है, आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसको आपको जोड़ना है, तो मैं इस तरीके से जोड़ दिया। अब कितने OH दिख रहे हैं, 2 OH दिख रहे हैं, तो एन फैक्टर इसका हो जाएगा 2। और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जिसका होता है 32 और 4 ऑक्सीजन का होता है 64, यानी कि 98, तो मोलर मास हो गया। अब इससे निकालो इसका इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर 98/2 यानी कि 49, दैट इज योर इक्विवेलेंट मास। बस अब आप फॉर्मूला लगा दो नॉर्मेलिटी का। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 9.8 ग्राम्स, 9.8 ग्राम्स। इक्विवेलेंट मास कितना है, क्योंकि फॉर्मूले में इक्विवेलेंट मास है दैट इज 49 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 250 ml का सॉल्यूशन है, बहुत बढ़िया। तो ये 4 टाइम्स कट गया, ये लगाया मैंने 0, तो ये गया 49 1 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98, तो ये गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 4/5, यानी कि 0.8 इज द नॉर्मेलिटी, 0.8 इज द नॉर्मेलिटी। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। अच्छा, कभी इसी सवाल में आपको इसकी मोलैरिटी निकालने को दे दी जाती, तो कभी इसी सवाल की आपको मोलैरिटी निकालने को दे दी जाती, तो मोलैरिटी कैसे निकालते आप लिखते गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप ये लिखते या नहीं लिखते, बिल्कुल ये लिखते। गिवन मास कितना लिखते हैं आप 9.8 सॉरी, H2SO4 का मोलर मास आप लिखते हैं 98, तो 9.8 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 1000 अपॉन 250 ml का सॉल्यूशन। तो ये क्या आया मैंने पॉइंट, ये लगा 0, ये गया 10 बार, ये गया 4 बार, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 0.4 मोलर, 0.4 मोलर। तो आपकी नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई 0.8 एंड मोलैरिटी हो गई 0.4। अब एक बात बताओ, क्या आप हर बार, अगर आपको यूजुअली क्या होता है बोर्ड एग्जाम में या जेई या नीट में, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी दोनों निकालने को आती है, या कभी कभी नॉर्मेलिटी दे दी जाती है और मोलैरिटी निकालने को आई जाती है, तो क्या होता है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ना करते हुए क्यों ना मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला सिखा दूँ, दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलैरिटी। बस देखो, आप खुद देखो, आप इस फॉर्मूले को खुद देखो, नॉर्मेलिटी 0.8 एंड मोलैरिटी 0.4। अगर मेरे पास में नॉर्मेलिटी आ गई है, यानी कि 0.8 मेरे पास में नॉर्मेलिटी आ गई है, और मैं 2 इंटू मोलैरिटी मुझे फाइंड करनी है, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो 0.4 हो गई आपकी मोलैरिटी। ये देखो 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस फॉर्मूले से। सो ये फॉर्मूला आपको स्टार बनाकर बेहतरीन तरीके से अपने पास में नोट करके रखना है, ठीक है। कोई परेशानी कहीं से कहीं तक, कोई दिक्कत, पक्की बात, श्योर शॉट, चलो ग्रेट। तो गाइस अब आज का लेक्चर हम लोग नॉर्मेलिटी पर ख़त्म करते हैं। आज हमने नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का रिलेशनशिप देखा। अब इसके अंदर बच रहा है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम के अलावा बच रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स, जो कि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि लैपटॉप पर ग्रीन स्क्रीन लगाकर पीछे बैकग्राउंड में क्लियर अप करके मैं आपको सिखाऊंगा। सो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग पूरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी पर पढ़ेंगे। अभी तक हमने मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और आज हमने
नॉर्मेलिटी भी कर ली। अब बस बच रहा है पार्ट्स पर मिलियन वाला पार्ट, ऐसे ख़त्म हो जाएगा वो। पार्ट्स पर मिलियन कंप्लीट करने के बाद हम लोग हमारे न्यूमेरिकल्स इसके ज़रूर देखेंगे। मैं होगा तो बोर्ड पे करा दूंगा, होगा तो एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं वो मैं बोर्ड पे करा दूंगा या डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और उसके अलावा जब आगे हम चलेंगे फिर हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, फिर उस चीज़ पर चलेंगे। बट अभी क्योंकि बेसिक बनाना ज़रूरी है और अभी मैं ज़्यादा लेक्चर शूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी आप इतना कर लो, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।